हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट चैप्टर 2 पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से मुबैना मज़ालम। जैसा कि सबको मालूम है, मार्च 1971 से मशरक़ी पाकिस्तान में इंसदाद बगावत के इक़दामात के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के रवैये से कई गोशों से सख्त तनकीद की गई है। हमने इस मौजू का जिक्र अपनी बुनियादी रिपोर्ट के बाब 2 के पैराग्राफ 5 से 8 में किया था और इस सवाल का मज़ीद जायज़ा नई गवाहियों की रोशनी में लिया जो हमने जमा की। पहले नंबर पर अवामी लीग की जंगजुओं की गलतियाँ। ये ज़रूरी है कि मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले इन दर्दनाक वाक़यात के बाब को सही तनाज़ुर में देखा जाए। ये नहीं भूलना चाहिए कि तशद्दुद और जुल्म का आगाज़ मार्च 1971 में अवामी लीग के जंगजुओं ने किया, जब जनरल याह्या खान ने 1 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास को 3 मार्च को मुलतवी करने का ऐलान किया। याद रहे कि 1 मार्च से 3 मार्च तक 1971 तक अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसने वफाकी हुकूमत के इख्तियार को मफलूज कर दिया। काबिल एतमाद शवाहिद से पता चलता है कि इस दौरान शिद्दत पसंदों ने प्रो पाकिस्तान अनासर के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कत्लेआम और रेप किया। दिक्का, नारायणगंज, चटागांग, चांद्रागोना, रंगामटी, खिलना, दिनाजपुर, गफगांव, खस्तिया, अशतरोदी, नुखाली, सिलट, मौलवी बाज़ार, रंगपुर, सईदापुर, जैसूर, बारसल, मेमन सिंह, राजशाही, बिपना, सराजगंज, कुमेला, ब्राह्मणबाड़िया, बग्गा, नगौन, संतर और कई दूसरे छोटे मुकामात हैं। इन मज़ालम की दिलखराश कहानियाँ बड़ी तादाद में मगरबी पाकिस्तानियों और बिहारियों ने सुनाई, जो उन मुकामात से बचकर मगरबी पाकिस्तान की हिफाजत में पहुँचने में कामयाब हुए। दिनों तक मार्च 1971 के मुतज़लज़ल महीने के दौरान दहशतज़दा गैर बंगालियों के झुंड फ़ौज के कंट्रोल में दिक्का के हवाई अड्डे पर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे ताकि उन्हें मगरबी पाकिस्तान की हिफाजत में लिया जा सके। मशरक़ी बंगाल के यूनिटों में खिदमात अंजाम देने वाले मगरबी पाकिस्तानी अफसरों और दीगर रैंक के एहलकारों के ख़ानदानों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया और बड़ी तादाद में मगरबी पाकिस्तानी अफसरों को साबक बंगाली साथियों ने ज़बह कर दिया। इन मज़ालम को उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर छुपाया ताकि मगरबी पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों को इंतकाम का खौफ ना हो। वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में अगस्त 1971 में एक वाइट पेपर जारी किया, लेकिन बदकिस्मती से ये बहुत ताख़ीर से आया और इसे कौमी और बैनुल अक़वामी प्रेस में मुनासिब तशहीर नहीं मिली। ताम हाल ही में एक मशहूर साफ़ी जिनका दर्जा बुलंद है, जनाब कुतुबुद्दीन अजीज़ ने एक अशात में खून और आंसू में शवाहिद जमा करने की कोशिश की है। ये किताब उन बेबस बिहारियों, मगरबी पाकिस्तानियों और मशरक़ी पाकिस्तान में रहने वाले वतन परस्त बंगालियों पर किए गए गैर इंसानी जराइम की दिल खराश कहानियाँ पेश करती हैं। जनाब कुतुबुद्दीन अजीज़ ने जिक्र करदा मुख्तलिफ तखमीनों के मुताबिक उस दौरान 1 लाख से 5 लाख अफराद को अवामी लीग के जंगजुओं ने ज़बह किया। जितना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जनाब कुतुबुद्दीन अजीज़ ने मुस्तनद ज़ाती हिसाबात का इस्तेमाल किया है जो उन पाकिस्तानियों ने फराहम किए हैं जिनके ख़ानदान वाकई अवामी लीग के जंगजुओं के हाथों मुतासर हुए। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त तैनात गैर मुल्की नुमाइंदों के मुआसर हिसाबात का भी भरपूर हवाला दिया है। बांग्लादेश में अब भी रहने वाले गैर बंगाली अनासर की हालत ज़ार और उस हुकूमत का उनकी बड़े पैमानों पर पाकिस्तान वापसी पर इसरार ऐसे अवामिल हैं जो इस सिलसिले में अवामी लीग के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात की दुरुस्तगी की तस्दीक करते हैं। नंबर 2 पे है फ़ौज की इश्तियाल अंगेज़ी। हम ये हक़ाइक़ उन मज़ालम या दीगर जराइम की तौजीह के तौर पर जिक्र नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयों के दौरान किए जाने का दावा किया गया, बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और इल्ज़ामात को उनके सही तनाज़ुर में जांचने के काबिल बनाने के लिए। अवामी लीग के मुजरमों की जानिब से किए गए जराइम को देख कर फ़ौजियों के ज़हनों में गुस्से और कड़वाहट पैदा होना लाजमी था, ख़ास तौर पर जब वो उन हफ्तों के दौरान बैरकों में कैद नहीं थे बल्कि उन्हें सख्त तरीन तौहीन का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने साथियों को तौहीन अमेज़ सलूक का शिकार होते, खुराक और राशन से महरूम होते और बिला वजह कत्ल होते देखा। मगरबी पाकिस्तानी अफसरों और कई यूनिटों के एहलकारों के ख़ानदानों के बड़े पैमाने पर कत्ल की कहानियाँ भी उन फ़ौजियों तक पहुँची जो आखिरकार सिर्फ इंसान थे और उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की अथार्टी की बहाली के अमल में शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया। नंबर 3 पे है इल्ज़ामात की नौइयत। आम तौर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से किए गए ज़्यादतियों को दर्ज झैल इक़साम में तकसीम किया जा सकता है। 25 और 26 मार्च 1971 की रात ढाका में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान ताकत और आथी असले का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। फ़ौजी कार्रवाई के बाद सफाई के ऑपरेशन के दौरान दही इलाकों में बिला वजह और बिला मकसद आतिशज़नी और कत्ल।
दानश्वरों और पेशावर अफराद जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों वगैरह का कत्ल, और ना सिर्फ फौजी कार्रवाई के इब्तदाई मराहिल में बल्कि दिसंबर 1971 की जंग के नाजुक दिनों में उन्हें इज्तिमाई कब्रों में दफन करना। मशरकी बंगाल रेजिमेंट, मशरकी पाकिस्तान राइफल और मशरकी पाकिस्तान पुलिस फोर्स के बंगाली अफसरों और एहलकारों का उनके हथियार डालने के अमल के दौरान कत्ल या उनकी बगावत को दबाने के बहाने उनका कत्ल। मशरकी पाकिस्तान सिविल अफसरान, ताजरों और सनतकारों का कत्ल या उनका पुरस्रार तौर पर घरों से गायब होना, जो फौजी अफसरान के अहकामात पर मार्शल लॉ की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान और एहलकारों की तरफ से मशरकी पाकिस्तानी ख़वातीन के बड़े पैमाने पर इज्तिमाई ज़्यादती, जो इंतकामी अमल के तौर पर जान बूझ कर किया गया। हिंदू अक़लियत के अफराद का जान बूझ कर कत्ल। इसके बाद आता है जी शवाहिद का खुलासा। इल्ज़ामात की संजीदगी, उनकी मुसलसल नौइयत और उनके बैन अल-अक़वामी असरात के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के नुक्ता नज़र से इखलाकी और ज़हनी नज़्म व ज़ब्त की अहमियत के पेश नज़र हमने इस सिलसिले में वापस लाए गए अफसरान से काफ़ी देर तक सवालात करने का फ़ैसला किया। हमें महसूस हुआ कि ज़िम्मेदार फ़ौजी और सिविल अफसरान की जानिब से हमारे सामने किए गए बाद नुमायाँ बयानात का मुख्तसर ज़िक्र मुफीद और ज़रूरी नताइज तक पहुँचने में मददगार साबित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी बज़ाहिर अपने पेशरू लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान पर इल्ज़ामात धरते हुए बयान दिया, फ़ौजी कार्रवाई बुनियादी तौर पर ताकत के इस्तेमाल पर मबनी थी और बहुत से मुकामात पर गैर मुंतखब ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसने अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया। उन इब्तदाई दिनों में होने वाले नुकसान की कभी तलाफ़ी नहीं की जा सकती और फ़ौजी रहनुमाओं को चंगेज़ खान और मशरकी पाकिस्तान का कसाब यानी कि बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जैसे नाम मिले। जब फ़ौजी कार्रवाई जारी थी तो उस वक्त की मार्शल लॉ इंतज़ामिया ने गैर रस्मी तौर पर मशरकी पाकिस्तान से गैर मुल्की सहाफ़ियों को निकाल बाहर करके आलमी प्रेस को बेगाना कर दिया। इस तरह भारतीयों के साथ प्रोपेगेंडे की जंग में मुकम्मल तौर पर हार गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब मैंने कमान संभाली तो मैं फ़ौज के नज़्म ज़ब्त के बारे में बहुत परेशान था और 15 अप्रैल 1971 को यानी अपनी कमान के 4 दिन के अंदर मैंने उस इलाके में मौजूद तमाम फार्मेशन को एक ख़त लिखा और इस बात पर जोर दिया कि लूट, रेप, आतिशज़नी और लोगों का बेवजह कत्ल बंद होना चाहिए और आला मेयार का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा जाना चाहिए। मुझे ये भी मालूम हुआ कि लूटी हुई अशिया मगरबी पाकिस्तान भेजी गई थी, जिनमें गाड़ियाँ, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर वगैरह शामिल थे। जब मशरकी पाकिस्तानी अफसरान और एहलकारों के हथियार डालने के अमल के दौरान कत्ल होने के बारे में सवाल किया गया तो जनरल न्याजी ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में सुना था, लेकिन ये सब कुछ उनके वक़्त से पहले के इब्तदाई मराहिल में हुआ था। उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की कि उन्होंने कभी अपने मतहतों को हिंदू अक़लियत को ख़त्म करने का हुक्म दिया। उन्होंने ये भी इनकार किया कि दिसंबर 1971 में कोई दानश्वर कत्ल हुए। उन्होंने इतराफ़ किया कि चंद केसेस में ज़्यादती हुई, लेकिन ये इसरार किया कि मुजरमों को मुनासिब सज़ा दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ें तब होती हैं जब फ़ौज फैली हुई होती है। मेरे अहकामात ये थे कि वहाँ एक कंपनी से कम ना हो। जब कंपनी वहाँ होती तो उनके साथ एक अफसर होता जो उन्हें कंट्रोल करता है, लेकिन अगर छोटा सा पेट या सेक्शन हो तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ढाका जेल में हमने तकरीबन 80 अफराद को ज़्यादतियाँ करने के लिए सज़ा दी। इस सिलसिले में एक और अहम बयान मेजर जनरल राव फरमान अली मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर के मशीर की जानिब से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा, रेप, लूट, आतिशज़नी, हरासानी और तौहीन आमेज़ और ज़िल्लत आमेज़ रवैये की हौलनाक कहानियाँ अमूमी तौर पर बयान की गई। मैंने एक हिदायत तैयार की ताकि मुनासिब रवैये के लिए रहनुमाई फराहम की जा सके और आवाम के दिल जीतने के लिए ज़रूरी इक़दामात की सिफारिश की। ये हिदायत जनरल टिक्का खान के दस्तखत के साथ मशरकी कमान को भेजी गई। मैंने पाया कि जनरल टिक्का खान की हैसियत को जानबूझकर कमज़ोर किया गया और उन हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। ज़्यादतियों की वजाहत झूठी और घड़ी हुई कहानियों और आदादो शुमार के ज़रिए की गई। 25 और 26 मार्च 1971 की रात को ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल के बारे में हमें ब्रिगेडियर शाह अब्दुल कासिम गवाह नंबर 267 ने ये बयान दिया कि 25 मार्च को ढाका में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। उस रात ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। फ़ौजी अमले ने फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान इंतकाम और गुस्से के असर में अमल किया। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि 2 रिहायशी हालों को धमाके से उड़ाने के लिए मार्टर इस्तेमाल किए गए, जिसके नतीजे में ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। दफ़ा में ये कहा गया कि उन हालों में मुतलका वक्त पर तालिब इल्म नहीं बल्कि अवामी लीग के बागी मौजूद थे और उन्हें अवामी लीग की मुसल्ला बगावत के लिए असला और गोला बारूद जमा करने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। एक और अहम बयान ब्रिगेडियर मियाँ तस्कीनुद्दीन गवाह नंबर 282 की तरफ से आया।
बहुत से जूनियर और दीगर अफसरान ने नाम नहाद शरपसंदों से निमटने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लिया। कुछ शरपसंदों से पूछगछ के वाक़यात ऐसे थे जो मामूल से कई ज़्यादा शदीद थे और कुछ सूरतों में आवाम के सामने खुलेआम हुए। पाकिस्तानी फ़ौज का जो नज़्म ज़ब्त आमतौर पर समझा जाता था वो टूट चुका था। एक कमांड एरिया धूम घाट में दिसंबर और अक्टूबर के दरमियान शरपसंदों को फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए कत्ल किया गया। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने फ़ौरन उसे रोक दिया। मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह GOC 16 डिवीज़न ने तस्लीम किया कि अफवाहें थीं कि बंगालियों को बगैर मुकदमा चलाए ठिकाने लगाया गया। इसी तरह ब्रिगेडियर अब्दुल कादिर खान गवाह नंबर 243 कमांडर 93A ने भी इतराफ़ किया कि बंगालियों को उठाने के कई वाक़यात पेश आए। लेफ्टिनेंट कर्नल SSH बुखारी कमांडर 29 कैलरी जो गवाह नंबर 244 के तौर पर पेश हुए ने कहा, रंगपुर में 2 अफसरान और 30 जवानों को बगैर मुकदमा चलाए ठिकाने लगा दिया गया। ये दूसरे स्टेशन में भी हुआ होगा। एक एतराफ़ लेफ्टिनेंट कर्नल SM नईम गवाह नंबर 258 कमांडर 39 बलूच की तरफ से भी किया गया। मासूम लोगों को हमारी जानब से स्वीप ऑपरेशन के दौरान कत्ल किया गया और उससे अवाम में बदगुमानी पैदा हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूरुल हक GSO 1 डिवीज़न जो गवाह नंबर 260 के तौर पर पेश हुए ने दर्ज झैल तफसीली और मखसूस इल्ज़ामात लगाए। एक बंगाली जिस पर इल्ज़ाम था कि वह मुक्ति बानी या अवामी लीग को बग़ैर मुकदमे के, बग़ैर तफसीली तहकीकात के और किसी मज़ाद अथॉरिटी के तहरीरी हुक्म के बगैर बांग्लादेश भेजा जा रहा था, जो दरअसल मौत का कोड नाम था। अंधाधुंध कत्ल गारत सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों की खिदमत कर सकता था। सख्ती के दौरान हमने मशरकी पाकिस्तान के खामोश अक्सरियत की हमायत खो दी। 27-28 मार्च 1971 को कमांडर 53 फील्ड रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल यकूब मलक के हुक्म पर कुमेला छावनी कत्लेआम में 17 बंगाली अफसरान और 915 जवानों को एक अफसर की उंगली के इशारे पर मार दिया गया। फौजियों और अफसरों बशमूल जर्नैलों में बंगालियों के खिलाफ अमूमी नफरत का एहसास था। हिंदुओं को ख़त्म करने के ज़बानी अहकामात थे। सलीदा नदी के इलाके में तकरीबन 500 अफराद को कत्ल किया गया। जब फ़ौज ने दही इलाकों और छोटे शहरों को साफ़ करने के लिए पेशकदमी की तो ये बेरहमी से तबाही, जलाओ गिराओ और कत्ल करती हुई आगे बढ़ी, जबकि बागियों ने पिस्पाई इख्तियार करते हुए गैर बंगाली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। कई सिविल अफसरान ने भी इस नोयत के बयान दिए और यहाँ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ढाका के अल्फाज का हवाला देना काफ़ी होगा, जिनके शवाहिद का हमने पहले एक तनाज़र में जिक्र किया था। उन्होंने बयान दिया था कि फ़ौजी कार्रवाई के बाद बंगालियों को उनके अपने वतन में अजनबी बना दिया गया। उनमें से हत्ता के आला ओहदों पर फायज लोगों की ज़िंदगी, अमलाक और इज़्ज़त भी महफूज नहीं थी। लोगों को उनके घरों में शक की बिना पर उठाया जाता और बांग्लादेश भेज दिया जाता, जो कि ख़ास तौर पर फांसी देने की इस्तिलाह थी। मुतासरीन में फ़ौज और पुलिस अफसरान, ताजर, सिविल अफसरान वगैरह शामिल थे। मशरकी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं थी। अगर कोई शख्स फ़ौज की मतलूबा फहरिस्त में होता तो उसके पास कोई चारा नहीं था। फ़ौजी अफसरान जो इंटेलिजेंस का काम करते थे वो मुकामी ज़बान से नावाकफ़ थे और बंगाली हसासियत से लापरवाह थे। इस हवाले से सीनियर अफसरान के रवैये के बारे में ब्रिगेडियर इकबालुर रहमान शरीफ गवाह नंबर 269 ने इल्ज़ाम लगाया कि मशरकी पाकिस्तान में फार्मेशन के दौरे के दौरान जनरल गुल हसन ने फ़ौजियों से पूछा, कितने बंगालियों को तुमने मारा? लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज़ अहमद खान गवाह नंबर 276 जो कि 8 बलूच के कमांडिंग अफीसर और फिर 86 मुजाहिद बटालियन के CEO थे, के शवाहिद में आने वाले बयानात भी बराह रास्त मुतल्लक हैं। ब्रिगेडियर अरबाब ने मुझे कहा कि जोधीपुर के तमाम घरों को तबाह कर दो। मैंने बड़ी हद तक उस हुक्म की तमील की। जनरल न्याजी ने मेरे यूनिट का दौरा ठाकर गांव और बोगरा में किया। उन्होंने हमसे पूछा कि हमने कितने हिंदुओं को कत्ल किया। मई में हिंदुओं को कत्ल करने का तहरीरी हुक्म आया। ये हुक्म ब्रिगेडियर अब्दुल्ला मलक की तरफ से 23 ब्रिगेड का था, जबकि ऊपर दिए गए शवाहिद के इक्तसाबात इल्ज़ामात के हवाले से अमूमी सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। ये ज़रूरी मालूम होता है उन मखसूस मामलात को वाज़े तौर पर ज़ेर बहस लाया जाए जो बांग्लादेशी हुकाम की जानब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तवज्जो में लाए गए या जो दीगर गवाहों ने कमीशन के सामने ख़ास तौर पर मौजूदा सेशन के दौरान जिक्र किए। मशरकी पाकिस्तान को सुर्ख रंग में रंगना। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ढाका में जुमा 28 जून 1974 को होने वाली मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान ने शिकायत की कि मेजर जनरल राव फरमान अली ने सरकारी स्टेशनरी पर अपने हाथ से लिखा था कि मशरकी पाकिस्तान के सब्ज़ रंग को सुर्ख में रंगना होगा। शेख मुजीबुर रहमान ने वादा किया कि वो इस दस्तावेज़ की फ़ोटो स्टेट कापी पाकिस्तान की हुकूमत को फराहम करेंगे। ये कापी बाद में मसूल हो चुकी है। ये इशारा दिया जा रहा है कि यह तहरीर पाकिस्तान फ़ौज और मशरकी पाकिस्तान में मार्शल लॉ इंतज़ामिया की जानब से बड़े पैमाने पर खून रेज़ी के इरादे का तहरीरी ऐलान था ताकि बांग्लादेश के क़याम की तहरीक को दबाया जा सके।
इस तहरीर को उन हलाकतों के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है जो मशरकी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान मुबैना तौर पर की गई। हमने मेजर जनरल फरमान अली से इस तहरीर की अहमियत और उन हालात की वजाहत करने को कहा जिनमें ये उनकी जानब से की गई। उन्होंने बयान किया कि मशरकी पाकिस्तान के सबज़ को सुर्ख से रंगना होगा कि अल्फाज नेशनल अवामी पार्टी के एक रहनुमा ने जून 1970 में पलटन मैदान ढाका में एक अवामी तकरीर के दौरान कहे थे। मार्शल हेडक्वार्टर को लगा ये अल्फाज नेशनल अवामी पार्टी के मोहम्मद तहा ने कहे थे और जनरल से कहा गया कि वो तहा को तलब करें और उन्हें ख़बरदार करें कि वो ऐसी बातें ना कहें जो अवामी अमन के लिए नुकसानदेह हों। अपनी याद दहानी के लिए उन्होंने ये अल्फाज अपने टेबल डायरी के पिछले हिस्से पर उस वक्त लिखे जब लेफ्टिनेंट जनरल यकूब, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में जोनल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ने उन्हें टेलीफोन पर दोहराया। बाद में तहा ने उन अल्फाज को कहने से इनकार किया और इस सिलसिले में काजी जफ़र और राशिद ममून के नाम बताए। क्योंकि ये हजरात ज़ेर ज़मीन जा चुके थे, इसलिए जनरल फरमान अली उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं कर सके। जनरल ने मजीद वजाहत की, चूँकि मोहम्मद तहा और उनके साथी कम्यूनिस्ट रुझानात रखते थे, ये अल्फाज उनके इरादे और मकसद को जाहिर करने के लिए थे कि मशरकी पाकिस्तान को एक कम्यूनिस्ट रियासत बनाया जाए, ना कि खून रेजी। आखिर में मेजर जनरल फरमान अली ने कहा कि उन्होंने इस नोट को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी और उनके बंगाली पर्सनल असिस्टेंट के हाथों में उस वक्त आ गया जब 1970 का साल ख़त्म होने पर डायरी को तब्दील किया गया। हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत बांग्लादेश की जानब से भेजी गई फ़ोटो स्टेट कापी से ये ज़ाहिर होता है कि जिस कागज़ पर ये अल्फाज लिखे गए वो बज़ाहिर एक नोट पैड की तरह है जिस पर याद दहानी के तौर पर कुछ नोट लिखे गए थे। कागज़ पर सुर्खी दर्ज है गवर्नर सेक्रेटेरिएट मशरकी पाकिस्तान। उसके बाद मुख्तलिफ अंदराजात में जिनका आपस में कोई तल्लक नज़र नहीं आता, मसलन सिराज, इकबाल हॉल, ढाका यूनिवर्सिटी। इन अल्फाज के नीचे स्याही से एक लकीर खींची गई है और उसके बाद ये अल्फाज लिखे गए हैं, मिस्टर ताहा और दीगर के खिलाफ मुकदमा। उन अल्फाज के बाद चीफ जस्टिस का टेलीफोन नंबर दर्ज है और फिर कुछ दीगर इंदराजात हैं जो किसी रिहाइश और मिस्टर करामत नामी शख्स से मुतल्लक हैं। उसके बाद वो अल्फाज जिन पर एतराज़ किया गया था स्याही से एक दायरे में लिखे गए हैं। मज़ीद एक अफसर का नाम भी दर्ज है जो बज़ाहिर इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इन दस्तावेज़ात का मुताला करने से हमें कोई शुबा नहीं होता ये वाकई ही एक नोट पैड या डेस्क डायरी की नोयत का था जिस पर जनरल फरमान अली ने अपने काम के दौरान मुख्तलिफ नोट्स दर्ज किए थे। उसी सफ़ा पर मिस्टर तहा और दीगर के खिलाफ मुकदमा के अल्फाज भी दर्ज हैं जो जनरल फरमान अली के इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि ये अल्फाज उन्हें मिस्टर तहा के साथ सामना करने की याद दहानी के तौर पर लिखे गए थे। जैसा कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत थी, हमें यह कहना दुरुस्त मालूम होता है कि इस नोट को जनरल फरमान अली की खून रेजी के इरादे का कोई संजीदा ऐलान समझना महज क्या सराई है। जनरल की दी गई वजाहत हमें दुरुस्त मालूम होती है। ये मामला भी ख़ास तौर पर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने ढाका में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात के दौरान उठाया। मेजर जनरल फरमान अली के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर 1971 को शाम के वक्त उन्हें मेजर जनरल जमशेद, जो ढाका डिवीज़न के डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ने फ़ोन किया और उन्हें पेड़ खाना में अपने हेड क्वार्टर आने को कहा। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी देखी। मेजर जनरल जमशेद एक गाड़ी में बैठ रहे थे। उन्होंने मेजर जनरल फरमान अली से कहा कि वो उनके साथ आए। दोनों हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड गए ताकि लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी से मिल सकें और रास्ते में मेजर जनरल जमशेद ने मेजर जनरल फरमान अली को बताया कि वो कुछ अफराद को गिरफ़्तार करने का सोच रहे हैं। जनरल फरमान अली ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। जब वो लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी के हेड क्वार्टर पहुँचे तो उन्होंने दोबारा उससे ये काम करने से मना किया, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी खामोश रहे और मेजर जनरल जमशेद भी चुप रहे। मेजर जनरल फरमान अली ने कहा वो नहीं जानते कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो समझते हैं कि मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस नुक्ते पर जब लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्याजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 1971 को मुकामी कमांडरों ने उनके पास एक फरिश्त पेश की जिसमें शरपसंदों और मुक्ति बानी के सरबराहान के नाम शामिल थे, लेकिन उसमें कोई दानश्वर शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा उन्होंने उन कमांडरों को उन लोगों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की कि 9 दिसंबर 1971 या उसके बाद कोई दानश्वर गिरफ्तार या कत्ल किए गए। ताहम मेजर जनरल जमशेद ने इस हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ मौका पेश किया। उनके मुताबिक ये 9 और 10 दिसंबर 1971 को था जब जनरल न्याजी ने ढाका शहर में आम बगावत के खदशे का इजहार किया और उन्हें हिदायत दी कि वह मुख्तलिफ एजेंसियों यानी मार्शल हुकाम और इंटेलिजेंस ब्रांच की फरिश्तों के मुताबिक कुछ अफराद की गिरफ्तारी के इम्कानात का जायज़ा लें। 9 और 10 दिसंबर 1971 को एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसमें मुतलका एजेंसियों ने ये फरिश्तें पेश की और गिरफ्तार होने वाले अफराद की कुल तादाद तकरीबन 2 से 3 हज़ार तक पहुँची। उनके मुताबिक उन गिरफ्तार अफराद के लिए रिहाइश, सिक्योरिटी गार्ड और उनकी हिफाजत के इंतजाम करने में मुश्किलात दरपेश थीं
और भारतीय फ़ज़ाइया के बमबारी या हमले के बायस उन अफराद की हिफाजत के मसाइल नाकाबिले हल थे। चनाचे उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी को इतला दी कि यह मनसूबा तर्क कर दिया जाए। उनके बकौल उसके बाद इस मामले में मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीनों जर्नलों के बयानात से जो इस मामले में बराह रास्त शामिल थे, ये ज़ाहिर होता है कि अगरचे आखिरी मराहल में भारत के साथ जंग के दौरान ढाका में आम बगावत को रोकने के लिए अवामी लीग या मुक्ति बानी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बारे में कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की ख़राब हालत और फौरी हथियार डालने की सूरत हाल के पेश नज़र कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा जब तक बांग्लादेश के हुकाम कायल करने वाले सबूत फराहम नहीं करते, ये नतीजा अखज़ करना मुमकिन नहीं है कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान आर्मी की जानब से कोई दानश्वर या पेशावर अफराद वाकई गिरफ्तार या कत्ल किए गए। कमीशन के सामने ख़ास इल्ज़ामात पेश किए गए कि लेफ्टिनेंट कर्नल यकूब मल्लक कमांडिंग अफसर 53 फील्ड रेजिमेंट कमोलना कैम्प में 17 अफसरान और 915 दूसरे एहलकारों के कत्ल के जिम्मेदार थे, जबकि 4 EBR, 40 फील्ड एम्बुलेंस और बंगालीज SSG के एहलकारों को गैर मुसल्लह करने की कार्रवाई में यह वाक़या पेश आया। उस अफसर से वजाहत तलब की गई जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की और दावा किया कि मज़कूरा यूनिट्स की जानब से मज़ामत की गई, जिसके नतीजे में दोनों जानब नुकसानात हुए। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल 1971 में जब हालात मुस्तहकम हुए तो बड़ी तादाद में गैर मुसल्लह बंगाली एहलकार जो बैरक्स में कैद थे को नॉन डिवीज़न के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया गया, जिसका मतलब ये है कि 1971 के मार्च के आखिर में गैर मुसल्लह करने के अमल के दौरान कोई ऐसा कत्ल नहीं हुआ। कमीशन के सामने मशरकी पाकिस्तानी एहलकारों को 29 कैलोरी के गैर मुसल्लह करने के हवाले से भी उसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए, हालांकि जिन अफराद के कत्ल होने की तादाद सिर्फ 2 अफसरान और 30 दूसरे एहलकारों के तौर पर जिक्र की गई। इस मामले में कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर सगीर हुसैन से वजाहत तलब की गई और उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की, ये कहते हुए कि तमाम एहलकार सिवाय चंद के या तो फ़रार हो गए थे या छुट्टी से वापस नहीं आए थे। मशरकी कमान के इंतजामात के तहत महफूज तरीके से मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल किए गए और बाद में उन्हें दीगर मशरकी पाकिस्तानी एहलकारों के साथ बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। कमीशन के सामने पेश करदा इल्ज़ामात के बारे में मौजूद शवाहिद वाज़ेह तौर पर फैसला कुन नहीं हैं। ये मुमकिन है कि मशरकी पाकिस्तानी एहलकारों के गैर मुसल्लह करने के दौरान दीगर नुकसानात के वाक़यात भी पेश आए हों। कमीशन महसूस करता है कि फ़ौजी हुकाम को इन मामलात की मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके और ज़िम्मेदारी मुतय्यन की जा सके। मज़ालम की शिद्दत। मशरकी पाकिस्तान में 1 मार्च से 16 दिसंबर 1971 तक जो हालात थे, उनमें यह मुमकिन नहीं था कि आज़ादाना तौर पर अवामी लीग के अस्करियत पसंदों और बाद में पाकिस्तान की फ़ौज की जानब से होने वाली हलाकतों और तबाही का दुरुस्त तखमीना लगाया जा सके। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि 25 मार्च 1971 की फ़ौजी कार्रवाई के बाद भी भारतीय दरअंदाज और अवामी लीग की हमायत याफ्ता मुक्ति बानी अपने हमलों के दौरान मशरकी पाकिस्तान के पुरअमन देहातों में कत्ल, असमत दरी और आगजनी में मशगूल रहे। ना सिर्फ खौफ व राज फैलाने और अपने तकरीबी मनसूबों को पूरा करने के लिए, बल्कि उन मशरकी पाकिस्तानियों को भी सज़ा देने के लिए जो उनके साथ नहीं चल रहे थे। लिहाजा मशरकी पाकिस्तानी अवाम पर आयद करदा मज़ालिम की शिद्दत के किसी भी तखमीना में उस दौरान अवामी लीग के अस्करियत पसंदों की जानब से होने वाली हलाकतों और तबाही और उनके अपने भाइयों और बहनों के खिलाफ किए जाने वाले मज़ालिम को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज ने 3 मिलियन बंगालियों को कत्ल किया और 2 लाख मशरकी पाकिस्तानी औरतों के साथ असमत दरी की। ये वाज़े तौर पर समझने के लिए किसी तफसीली बहस की ज़रूरत नहीं है कि ये अदाद शुमार वाज़े तौर पर बहुत ज़्यादा मुबालगा आमेज़ हैं। इतनी तबाही पाकिस्तान की फ़ौज की मुकम्मल तादाद की तरफ से जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थी, उनके हाथ मुमकिन नहीं थी, चाहे वो कुछ और ना भी करती। दर हकीकत फ़ौज मुस्तकिल तौर पर मुक्ति बानी, भारतीय दरअंदाजों और बाद में भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ़ थी। उसके अलावा उसे शहरी इंतज़ामिया चलाने, मवासलात बरकरार रखने और मशरकी पाकिस्तान के 70 मिलियन लोगों को खाना फराहम करने का भी काम करना था। लिहाजा ये वाज़ेह है कि ढाका के हुकाम की तरफ से जिक्र करदा अदाद शुमार मुकम्मल तौर पर ख्याली और गैर हकीकी हैं। मुख्तलिफ अफराद की जानब से मुख्तलिफ अदाद शुमार पेश किए गए, लेकिन हमें GHQ की तरफ से फराहम करदा ताज़ा तरीन बयान में तकरीबन 26,000 अफराद की हलाकत का जिक्र किया गया जो पाकिस्तान की फ़ौज की कार्रवाई के दौरान हुई। ये अदाद शुमार मशरकी कमान की जानब से वक्तन फ़वक्तन GHQ को भेजे गए सूरत हाल की रिपोर्ट्स पर मबनी हैं। मुमकिन है इन अदाद शुमार में कुछ मुबालगा अमेज़ी मौजूद हो, क्योंकि छोटे यूनिट्स ने अपनी कामयाबियों को बागियाना तहरीक को दबाने में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया हो। ताहम किसी दूसरे काबिल एतबार अदाद शुमार की अदम मौजूदगी में कमीशन का यह ख्याल है कि GHQ की जानब से फराहम करदा ताज़ा तरीन अदाद शुमार को कबूल किया जाना चाहिए।
एक अहम गौर फिक्र जिसने हमें इस अदाद-ओ-शुमार को माकूल तौर पर दुरुस्त तस्लीम करने पर मुतासर किया वो ये है कि ये रिपोर्ट्स मशरक़ी पाकिस्तान से GHQ को उस वक्त भेजी गई जब मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी अफसरान के पास इस सिलसिले में किसी भी किस्म की जवाबदही का कोई तसव्वुर नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान के बार बार इस इल्ज़ाम की जुटाई उस वक़्त सामने आई जब 1971 में पाकिस्तानी फ़ौजों की जानब से 2 लाख बंगाली लड़कियों के साथ असमत दरी के हवाले से उनकी तरफ से तश्कील दी गई एक अबॉर्शन टीम ने, जो उन्होंने 1972 के अवाइल में बरतानिया से मंगवाई थी, ने पाया कि उनका काम सिर्फ 100 या उससे ज़्यादा अबॉर्शंस का खात्मा करना था। तकरीबन 3 सालों से दुनिया ने बार बार 195 नामों की एक फहरिस्त सुनी है जो दक्का के हुकाम की जानब से उन मजालम और जराइम के इर्तिकाब के हवाले से तैयार की गई थी। चूँकि कमीशन को इस फहरिस्त की कापी फराहम नहीं की गई, इसलिए हमारे लिए उसमें शामिल किसी ख़ास नाम के जवाज़ पर तबसरा करना मुमकिन नहीं। ताहम ये वाज़ेह है कि आखिरी और मजमूई ज़िम्मेदारी जनरल यहया खान, लेफ्टिनेंट जनरल पीरज़ादा, मेजर जनरल उमर और लेफ्टिनेंट जनरल मिठा पर आयद होती है। शवाहिद से ये बात सामने आई है कि मेजर जनरल मिठा 25 मार्च 1971 की फ़ौजी कार्रवाई के दौरान मशरक़ी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सरगर्म थे और मज़कूरा बाला दीगर जनरल भी यहया खान के साथ ढाका में मौजूद थे और उस मोहलक दिन की शाम वहाँ से खुफिया तौर पर निकल गए जब उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई की आखिरी तारीख तय की। कहा जाता है कि मेजर जनरल मिठा पीछे रह गए। ये भी शवाहिद मौजूद हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, मेजर जनरल फरमान अली और मेजर जनरल खादम हुसैन फ़ौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी में शामिल थे। ताहम ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों पर ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल या मजालम और ज़्यादतियों के इर्तिकाब का इरादा किया था। इस कार्रवाई के मनसूबे को अमली जामा पहनाने की फौरी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान पर आयद हुई, जिन्होंने 7 मार्च 1971 को जोनल एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल लॉ और कमांडर ईस्टर्न कमांड की हैसियत से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद यकूब की जगह ली। ये आखिरी जिम्मेदारी 7 अप्रैल 1971 को उन्होंने लेफ्टिनेंट AA न्याजी को मुंतकिल की। उस दिन से लेकर हथियार डालने के दिन तक मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजें लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी के ऑपरेशनल कंट्रोल में रहीं, जिन्होंने अगस्त 1971 में एक शहरी गवर्नर की तकरीरी पर मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात भी संभाल लिए। ये एक सवाल है कि उन कमांडरों की जानब से अपने कमांड के तहत फ़ौजियों की जानब से मुबैना ज़्यादतियों की जिम्मेदारी में कितना हिस्सा आयद होता है। शवाहिद से ये बात सामने आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान हमेशा शिकायत की सूरत में ज़्यादतियों का अजाला करने और तादीबी कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। ये भी कहा जाना चाहिए कि उन दोनों जनरल्स ने फ़ौजियों को तशद्दुद और बेहयाई से बाज रहने के लिए बार बार तंबीह की थी। इसी दौरान कुछ शवाहिद ये भी जाहिर करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी के अल्फाज और ज़ाती इक़दामात कत्ल गारत और असमत दरी की हौसला अफजाई के लिए जानबूझकर तरतीब दिए गए थे। मुबैना ज़्यादतियों और मजालम की बराह रास्त जिम्मेदारी बेशक उन अफसरान और एहलकारों पर आयद होनी चाहिए जिन्होंने उनके इर्तिकाब को बराह रास्त अंजाम दिया या जानबूझकर और दानिस्ता तौर पर उन्हें अंजाम देने की इजाज़त दी। उन अफसरान और एहलकारों ने ना सिर्फ ईस्टर्न कमांड और जोनल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत की नाफरमानी करते हुए नज़्म ज़ब्त की कमी का मुजाहरा किया, बल्कि उन्होंने ऐसे मुजरमाना अमाल में हिस्सा लिया जो फ़ौजी एक्ट के तहत और मुल्क के आम कवानीन के तहत काबिल सज़ा हैं। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। हमने पिछले पैराग्राफ में जो कुछ कहा है उससे ये वाज़ेह है कि इल्ज़ामात में कुछ हकीकत है कि फ़ौजी कार्रवाई के दौरान और बाद में मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों पर वाकई ज़्यादतियाँ की गई, लेकिन ढाका की हुकूमत की जानब से पेश करदा बयानात और तखमीने इंतहाई रंगीन और मुबालगा अमेज़ हैं। उनमें से कुछ वाक़यात तो हुए ही नहीं और दीगर पर जानबूझकर ऐसे गैर हकीकी तशरीहात लगाई हैं जिनका मकसद पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करना और आलमी हमदर्दी हासिल करना है। हमने ये भी पाया है कि अवामी लीग की गलतियों की वजह से फ़ौज को शदीद इश्ताल का सामना करना पड़ा। ये भी कहा गया है कि ताकत का इस्तेमाल उस फ़ौजी कार्रवाई में बुनियादी तौर पर ज़रूरी था जिसका मकसद वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को बहाल करना था। फिर भी उन तमाम अवामल के बावजूद हमारा ख्याल है कि उन अफसरान पर जो कानून और नज़्म बहाल करने का काम सौंपा गया था, ये जिम्मेदारी थी कि वो एहतियात से काम करें और सिर्फ ज़रूरत के वक्त कम से कम ताकत इस्तेमाल करें। अवामी लीग के बागियों या दीगर मुजरमाना अनासर की जानब से किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी एक नज़्म ज़ब्त वाली फ़ौज के अपने लोगों के ख़िलाफ़ जवाब देने के लिए जायज़ नहीं हो सकती। पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाई करने का कहा गया था, लिहाजा उसे ऐसे सलूक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जैसे वो खारजी जाहरियत का सामना कर रही है या दुश्मन की सरजमीन पर कार्रवाई कर रही है। इसलिए मजालम की शिद्दत के बावजूद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि वो उन अफराद के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करे जो उन मुबैना ज़्यादतियों और मजालम के इर्तिकाब के ज़िम्मेदार थे। इंक्वायरीज़ एंड ट्रायल्स।
कमीशन के सामने पेश करदा शवाहिद की बुनियाद पर हमने सिर्फ अमूमी तौर पर कुछ सीनियर कमांडरों और दीगर की बराह रास्त या बिलवास्ता जिम्मेदारी का जिक्र किया है, लेकिन इनफरादी जिम्मेदारी तय करने और उसके मुताबिक सजा देने का सवाल पाकिस्तान की फ़ौजी एक्ट और मुल्क के दीगर काबिल इतलाक़ कवानीन के तहत किया जाना चाहिए। इसलिए हम अपने बुनियादी रिपोर्ट के बाब 3 के पैराग्राफ 7 में दी गई तजवीज़ को दोबारा दोहराते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को एक आला सतही अदालत या तहकीकाती कमीशन कायम करना चाहिए ताकि उन इल्ज़ामात की तहकीकात की जा सकें और उन लोगों के मुकदमात चलाए जा सकें जिन्होंने उन मज़ालिम में हिस्सा लिया, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया और अपने ही लोगों के खिलाफ बेजा दरिंदगी और बेहुरमती के अमल से मुकामी आबादी की हमदर्दियाँ खो दी। तहकीकाती कमीशन की तश्कील, अगरचे उसकी कार्रवाइयाँ अवामी तौर पर ऐलान की जानी चाहिए ताकि कौमी ज़मीर और बैनुल अक़वामी राय को मुतमिन किया जा सके। कमीशन महसूस करता है कि इस सिलसिले में एक नतीजा खेज़ तहकीकात के लिए पाकिस्तान में काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। चूँकि हुकूमत बांग्लादेश को पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है, इसलिए ये मुमकिन हो सकता है कि ढाका की हुकूमत से दरख्वास्त की जाए कि वो इस तहकीकाती कमीशन को उनके पास कोई भी शवाहिद फराहम करे।